Hello and welcome back everyone. Today I will continue with the unit 4 that is on about the renewable sources of energy. तो आज बात करते हैं जो टॉपिक्स इस यूनिट में हम कवर करेंगे वो रहेंगे बायोमास में ओवरव्यू ऑफ बायोमास एज अ एनर्जी सोर्स, then about the thermal characteristics of biomass as a fuel, anaerobic digestion, biogas production mechanism, utilization of biogas and its storage, then wind energy, the current status and future prospects of wind energy in India, environmental benefits and problems of wind energy, thereafter the new energy sources, then their need of new energy sources, different types of new energy sources and about their applications. तो सबसे पहले बात करते हैं बायोमास. बायो का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल रहता है, उसे हम बायोमास कहेंगे. और मास यानी कि वेट, तो बायोलॉजिकली जिस चीज़ का वेट है उसे हम बायोमास कहते हैं. बायोमास किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक हो सकता है जो कि जनरली हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए. प्लांट से हमें वुड मिलती है और वुड से हमें जो वेस्ट मटेरियल मिलेगा या फिर वुड का जो भी पार्ट होगा जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंस्टिट्यूट करके बना होगा उसे हम बायोमास कहेंगे. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें जनरली बायोमास फीडस्टॉक कहा जाता है. बायोमास फीडस्टॉक यानी कि वो हमें बायोमास प्रोवाइड करते हैं और उसी बायोमास से हमें एनर्जी मिलती है. यानी कि जो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन कर रहे हैं टू कैरी आउट द वेरियस फंक्शंस उसे हम बायोमास एनर्जी कहते हैं. सबसे पहले एनर्जी जो है, जो बायोमास एनर्जी है, वो हमें सन से मिलती है. यानी कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है उसे कैरी आउट करते हैं बाय द सन एनर्जी और उसे क्रिएट करते हैं एक यूजफुल एनर्जी में. देन बायोमास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बर्न कर सकते हैं टू गेट द हीट, यानी कि डायरेक्टली हम उसे हीट एनर्जी में ले सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. अगर इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम जो है उस एनर्जी को एज अ प्रोसेस्ड फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि बायोफ्यूल. तो बायोमास एक प्रकार का हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें किससे मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग बीइंग से, लिविंग प्लांट्स से, और ये हमारी ऊर्जा की जो नीड है उसे कंप्लीट कर रहा है. जैसे कि बायोमास के एग्जांपल्स अगर आपको आते हैं तो वो रहेंगे जैसे कि कोई भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स से कुछ जो मटेरियल हमें मिल रहा है जिसका कुछ वेट है, जैसे कि वुड मिल रही है, पत्तियां हैं, तने हैं. देन एनिमल्स के कुछ जो पार्ट्स रहते हैं जो बायोमास के लिए का एक सूटेबल एग्जाम्पल है, जैसे कि बायोमास लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रकार से बोन्स के फॉर्म में मिल सकता है, जैसे कि हड्डियों में भी जानवरों की हड्डियां जो हैं वो एक बायोमास का एग्जाम्पल है. देन एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स, देन सीवरेज, जो घरों से निकलने वाली सीवेज है या फिर कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट्स से निकलने वाली सीवेज है, वो भी एक प्रकार का बायोमास है. देन हियर यू कैन सी द बायोमास सोर्सेज. एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो हैं बायोमास सोर्स हो सकती हैं, सीवेज, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल रेजिड्यू, इंडस्ट्रियल रेजिड्यू, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स एंड रेजिड्यू, यानी कि ये एक प्रकार के बायोमास के एग्जाम्पल्स हैं. देन बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. बायोमास को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, तो बायोमास से हम बायोगैस से हम जो है एक प्रकार की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल और ह्यूमन के सीवेज से. जैसे कि एनिमल मैन्योर है और ह्यूमन का सीवेज है, उससे हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो एक प्रकार का वो बायोमास है जो हमें एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है. Then to provide the biofuel for the agriculture crops and waste material, यानी कि बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स और वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है, वेस्ट फायरवुड का यूज़ किया जाता, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जो भी हमें लिविंग बीइंग से मिल रहा है. देन वुड, गार्बेज, क्रॉप्स, अल्कोहल, फ्यूल्स और लैंडफिल गैसेस, ये एक प्रकार के टाइप ऑफ बायोमास रहते हैं.
देन इस प्रकार से सोर्स ऑफ एनर्जी है ये हमारा कि जैसे जो ट्रीज और प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और सन एनर्जी के प्रेजेंस में वह एक प्रकार की एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। देन बायोमास को हम एज अ पावर प्लांट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। देन ये आपका बायोमास है जो कि वुड प्रोडक्ट से आपको मिल रहा है। इस बायोमास को आप बायोगैस या बायोमास पावर प्लांट में लेके जा सकते हैं। देन आप सोर्स ऑफ एनर्जी को रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का एनर्जी का सोर्स है। जैसे कि कोई भी चीज़ जो बायोमास है उसकी कंबशन हो रही है, यानी कि बायोमास को हम जलाकर भी ऊर्जा को ले सकते हैं। देन बायोगैस प्लांट्स को बना सकते हैं, बायोफ्यूल्स को बना सकते हैं, और भी बहुत प्रकार के बायोमासेस रहते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं या पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं और जो हमारा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं। Then here are the thermal characteristics of biomass as a fuel, यानी कि थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। तो जब हम बायोमास को एज अ फ्यूल ले रहे हैं तो ये हमारी एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट कर रहा है, जैसे कि हीट एनर्जी और पावर की जनरेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए और कितने प्रकार के हीटर्स का यूज़ किया जाता है, वो भी आपके एक एनर्जी के सोर्सेज हैं। देन इट प्रोवाइड्स द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग पर्पस, यानी कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल हीटिंग में भी बायोमास का और एज अ फ्यूल यूटिलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल बॉयलर इंडस्ट्री, बायोमास बॉयलर इंडस्ट्री, देन बायोमास फ्यूल सप्लाई। अब बायोमास में क्या क्या प्रोपोर्शन रहती है? बायोमास में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन रहता है और ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के मटेरियल से, किस प्रकार के लिविंग बीइंग से बायोमास की प्रोडक्शन हुई है। तो जनरली जो प्लांट्स में, एनिमल्स में पाया जाता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन रहता है, जो कि किसी भी प्रकार के बायोमास के वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कोई भी बायोमास है उसका वेट किस चीज़ के कारण है, वो है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। देन मतलब ये इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो बायोमास जो है वो सोर्स ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन का सोर्स है। तो एक प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बायोमास के कंबशन रेट, हीट की जनरेशन, हीट एमिशन और ओवरऑल कंबशन जो एफिशिएंसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़। देन हियर आर अनदर सम थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बायोमास में ऑर्गेनिक और कुछ ट्रेसेस रहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल के। ऑर्गेनिक यानी कि जिसे हम जिसमें कि किसी भी प्रकार का केमिकल कंटेंट ना हो, और इनऑर्गेनिक सिंपल टर्म्स में जिसमें किसी प्रकार का केमिकल सोर्स रहता है। और कुछ वोलेटाइल मैटर जो है वो बायोमास में पाया जाता है, जैसे कि लिग्नोस, सेलुलोज, एंड कुछ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर पाई जाती है बायोमास में, जैसे कि अराउंड अबाउट 20% मॉइस्चर कंटेंट। प्रेजेंस ऑफ लिग्निन और सेलुलोज जो है उसकी वजह से कंबशन रेट ज़्यादा होता है और रिलीज ऑफ एनर्जी मोर होती है, यानी कि बायोमास में कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। देन बायोमास में वोलेटाइल मैटर पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है लिग्नोसेलुलोज। देन मॉइस्चर का परसेंटेज रहता है 20%। एंड देन लिग्निन एंड सेलुलोज, लिग्निन और सेलुलोज जो हैं वो कंबशन को इंक्रीज करते हैं, यानी कि उसके जलने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हमें एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। देन बात करते हैं बायोमास को जब हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं तो एनारोबिक डाइजेशन क्या होता है? एनारोबिक डाइजेशन यानी कि breakdown of the plant or any animal matter by the microbial action in the absence of air to produce a gas with a high methane content। सबसे पहले हमने याद रखना है कि anaerobic का मीन है कि without the use of oxygen, यानी कि absence of air की प्रेजेंस में डाइजेशन हो रही है। और डाइजेशन का मतलब है कि किसी भी प्रकार का प्लांट और एनिमल रेजिड्यू है या कुछ ऐसा मटेरियल है जिसकी ब्रेक डाउन हो रही है, किसके थ्रू?
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो रही है और कैसे हो रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और वो एक प्रकार की गैस को प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें कि मीथेन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। और मीथेन गैस को जनरली हम यूटिलाइज करेंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए। देन एग्रीकल्चर में बायोगैस को हम जनरली यूटिलाइज करते हैं हीट की प्रोडक्शन के लिए। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं एनारोबिक डाइजेशन में, वो आपका सीवेज स्लज रहता है। देन फार्म इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट मटेरियल है, देयर आफ्टर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। देन हियर इज द एनारोबिक डाइजेस्टर सिस्टम। तो एनारोबिक डाइजेस्टर सिस्टम में जैसे कि किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर वेस्ट है, वुड वेस्ट है, या फिर बायो सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है, उसकी सबसे पहले प्रोसेसिंग की जाती है। देन एनारोबिक डाइजेशन में एक डाइजेस्टर होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग करेंगे इस प्री प्रोसेस्ड मटेरियल की जो यहाँ में इनसे मिल रहा है और जो एक बायोमास है। देन इसकी मटेरियल की प्रोसेसिंग होगी और वो बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो रिमूव हो जाएंगी और इस एनर्जी की फॉर्म को, जिसमें कि मीथेन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा रहती है, तो उस मीथेन गैस से हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, थर्मल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और फ्यूल के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन जैसे कि व्हीकल फ्यूल के लिए। देन उसके बाद क्या होता है कि जो आपका एनारोबिक डाइजेस्टर है उसमें कुछ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल रह जाता है, जिसे कि हम पोस्ट प्रोसेसिंग सॉलिड लिक्विड एफिलेंट कहते हैं। और इस एफिलेंट से हम सॉलिड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या कुछ लिक्विड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, यानी कि जो मटेरियल पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है और बच गया है, उस मटेरियल को या तो हम कंपोस्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे या फिर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूटिलाइज करके उसका एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। देन जैसे कि मैंने बताया, एनारोबिक डाइजेशन एक एनारोबिक डाइजेस्टर की प्रेजेंस में होती है जो एक प्रकार का सील्ड वेसल रहती है। देन इस रिएक्टर में माइक्रोबियल मास रहता है। माइक्रोबियल मास का मतलब है कि किसी भी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके ब्रेक डाउन करेंगे, जो कि एक्चुअल प्रोसेस है डाइजेशन का। और फिर उसके बाद जो भी प्रोड्यूस्ड बायोगैस होगी उसे डिस्चार्ज किया जाएगा एनारोबिक डाइजेस्टर से, और जितना भी जो आपका मटेरियल है वो सिंगल रन में जो डाइजेशन हुई उसके बाद जो मटेरियल बचेगा उसको हम फिर से डाइजेशन कराएंगे ताकि जो गैस है उसे यूटिलाइज किया जा सके। देन इस प्रैक्टिस को हम, जिसमें कि इन वन डाइजेस्टर मल्टीपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ किया जा रहा है, इसे हम को डाइजेशन कहते हैं। और इस जो मटेरियल जिसमें हम को डाइजेशन कैरी आउट कर रहे हैं, जिसे एनारोबिक डाइजेस्टर कहा जाता है, उसे को डाइजेस्टर भी कह सकते हैं। देन हियर आप देख सकते हैं कि मीथेन गैस की प्रोडक्शन कैसे हो रही है जब आपकी एनारोबिक डाइजेशन कैरी आउट हो रही है। तो सबसे पहले जो भी मटेरियल होगा, जैसे कि एनिमल वेस्ट, प्लांट रेजिड्यू, उनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी। देन फर्मेंटेशन होगी, यानी कि एसिडोजेनेसिस, जिसमें कि एसिड की प्रोडक्शन होगी। देन एसिटोजेनेसिस, जिसमें कि एसिटोजेनेसिस, यानी कि जिसमें कि जो गैस है उसकी प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। देन यानी कि एसीटोन्स बनेंगे। देन मीथेन्स की फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले एसिड, देन एसीटोन्स, देन मीथेन, यानी कि जितना भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है और फैट है, जिसे हम बायोमास कह रहे हैं, उसकी ब्रेकडाउन होगी। देन जो भी एसिड होंगे वो एसिटिक एसिड और कार्बोनिक और किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होंगे। देन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है आपका बायोगैस प्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो बायोगैस में सबसे पहले आपने याद रखना है कि मीथेन गैस रहती है बायोगैस में, जो एक प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का। तो बायोगैस में मिक्सचर रहता है गैसेस का, और वो गैसेस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। यानी कि ये बायोगैस एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कभी भी, यानी कि एक ऊर्जा का नवीकरणीय सोर्स है, स्रोत है, जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम। देन
कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में जो बायोगैस है प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी एंड हाइड्रोजन। और ये बैक्टीरिया हम मिथेनोबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं, जो कि पर्टिकुलरली र्यूमन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं, स्लज में पाए जाते हैं, जो कि सीवरेज ट्रीटमेंट से आपको प्रोड्यूस मिलता है। मिथेनोबैक्टीरियम जिन्हें कि हम बैक्टीरिया कह रहे हैं, जो मीथेन गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, वो सबसे पहले सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे, जो आपका फूड ऑफ कैटल में प्रेजेंट होगा। यानी कि कोई भी कैटल है उसका जो वेस्ट मटेरियल है जो आपको बायोमास प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहा है, उसमें सेलुलोज रहेगा। देन अब डंग यानी कि गाय का जो गोबर है या किसी भी एनिमल का जो गोबर है, उस कैटल्स के जो वेस्ट है उसमें मिथेनोजेंस रहेंगे, यानी कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहेंगे, जो बायोगैस की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। इसलिए इसे हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। तो बायोगैस का यूटिलाइजेशन हम लाइटनिंग और कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन हियर इज द बायोगैस प्लांट। तो सबसे पहले एक इनलेट वेल्व रहती है, यानी कि जहाँ पर जो बायोमास है उसे फीड किया जाएगा, काउ डंग को या फिर किसी भी प्रकार का कैटल डंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कि मीथेन गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। देन प्रेशर, जैसे जैसे इसमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस कैरी आउट होगा और मिथेनोबैक्टीरियम वर्क करेंगे, तो बायोगैस की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और उस बायोगैस को हम कलेक्ट करेंगे एक आउटलेट में। देन उसके बाद बायोगैस का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से एक फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट रहेगा, यानी कि यहाँ पे स्लरी ऑफ काउ डंग और वाटर को मिक्स किया जाएगा। ये आपकी इनलेट वेल्व है जैसे मैंने बताया। देन डंग और वाटर को जब मिक्स किया जाएगा तो यहाँ पे एक डाइजेस्टर टैंक है, ये आपका डाइजेस्टर टैंक है जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा और यहाँ पर जो गैस है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गैस जो प्रोड्यूस होगी उसे हम आउटलेट में या आउटलेट ओवरफ्लो टैंक कहेंगे, उसमें जो है वो ले सकते हैं और यहाँ से जो गैस है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होके उस गैस को अलग से यूटिलाइज करके कलेक्ट कर सकते हैं। देन जो भी बचा हुआ जो स्पेंट स्लरी है उसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा आउटलेट पाइप के थ्रू, यानी कि दो प्रकार की वॉल है, पार्टीशन वॉल रहेगी और एक आउटर वॉल रहेगी। तो इस तरह से बायोगैस प्लांट जो है वो वर्क करता है, यानी कि ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में, और जिसे हम एनारोबिक डाइजेशन भी कहेंगे, उसमें ये वेस्ट मटेरियल को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा, जो कि एनवायरमेंटली बहुत ही सेफ है। तो इसमें बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट में 3 प्रकार के मेजर कंपोनेंट रहते हैं, एक डाइजेस्टर, एक रिसेप्शन एरिया, एक गैस होल्डर। तो रिसेप्शन एरिया का क्या मतलब है कि ऐसा एरिया जहाँ पे आपको बायोमास मिल रहा है, जहाँ पे आप बायोमास को कलेक्ट कर रहे हैं। देन डाइजेस्टर, जिसे कि फर्मेंटेशन टैंक कहा जाता है, तो ये एक आपका डाइजेस्टर है। तो इस डाइजेस्टर में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम की प्रेजेंस में। देन गैस होल्डर होगा एक, जहाँ पर गैस को कलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसेप्शन एरिया के बारे में। रिसेप्शन एरिया यानी कि जहाँ पे आपको जो भी रॉ मटेरियल है, जो जैसे कि स्लरी, काउ डंग है, स्लरी है, वाटर है, जो हमने वहाँ पे इकट्ठा किया है उस रिसेप्शन एरिया में, और जो एक बायोमास का एक एग्जाम्पल है, यानी कि वो बायोमास है। तो यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में उस बायोमास को कलेक्ट किया जाएगा और फिर वहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। और बायोगैस प्रोडक्शन जो है वो जनरली रॉ मटेरियल से ही प्रोड्यूस होगी, जो कि हमने इस रिसेप्शन एरिया में कलेक्ट की है। देन फर्मेंटेशन को इंक्रीज़ किया जाएगा और बायोगैस प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर बायोमास चॉइसेस या फिर बायोमास क्या क्या रहता है, क्रॉप के रेजिड्यू,
देन म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल सीवेज, एग्रीकल्चर मटेरियल, लाइव स्टॉक, मैन्योर, सीवीड, फूड प्रोसेसिंग और पेपर वेस्ट। इस प्रकार के जो बायोमासेज हैं उन्हें हम रिसेप्शन एरिया में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रहता है डाइजेस्टर। अब डाइजेस्टर क्या है? एक एयर टाइट कंटेनर है और वाटरप्रूफ कंटेनर है जहाँ पर बायोमास को एंट्री की जाती है, यानी कि वहाँ से बायोमास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा डाइजेस्टर से फ्रॉम द रिसेप्शन एरिया, और एनर्जी को में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर बायोमास को पीरियोडिकली शिफ्ट करते रहेंगे और वहाँ पे डाइजेशन होती रहेगी, फर्मेंटेशन होती रहेगी मिथेनोबैक्टीरियम की प्रेजेंस में, और जिसकी वजह से गैस को जो है मीथेन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम ले सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। देन गैस होल्डर एक एयर प्रूफ कंटेनर रहता है जो कि जनरली स्टील का बना होता है, और इस एयर प्रूफ कंटेनर में गैस को जनरेट किया जाता है बाय द वे ऑफ फर्मेंटेशन, और एक गैस आउटलेट लगी होती है जो कि बायोगैस को परमिट करती है कलेक्ट होने के लिए इन द एयर प्रूफ कंटेनर, और जिस बायोगैस को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हीट एनर्जी के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस, यानी कि एनवायरमेंटली कितना सेफ है ये सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेफ सोर्स है एनर्जी का क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है। दूसरा, बहुत ही सस्ता सोर्स है एनर्जी का। तीसरा, रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का नवीकरणीय सोर्स है, और इसे हम इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट को यह सेफ रखता है। एंड देन ईजी है जनरेट करना और इसका ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत ही ईजी है। जनरली हम इसे डोमेस्टिक और स्ट्रीट लाइटनिंग या फिर कुकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। तो जितना भी बायोगैस है उसमें हम जो रेजिड्यू रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे एनिमल्स का वेस्ट हो, उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसके यूटिलाइज से न केवल बायोगैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्कि एक इस प्रकार का मटेरियल भी हमें मिल रहा है जिसे कि हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम रिच स्लरी कह रहे हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, क्रॉप को क्लीन करने में हेल्प करेगी, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करेगी। Then biogas can potentially be used in many types of equipments including internal combustion engine, then gas turbine engine, यानी कि ये प्रकार के जो यूटिलाइजेशन है बायोगैस में, किस प्रकार के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर को जनरेशन में हेल्प करेगा। देन माइक्रो टर्बाइन इंजन्स, स्मॉल माइक्रो टर्बाइन इंजन्स, स्टर्लिंग हीट इंजन्स, बॉयलर्स, हॉट वाटर सिस्टम, प्रोसेस हीटर्स, देन गैस फायर्ड चिलर, एब्जॉर्प्शन चिलर, कंबाइंड हीटर, इस तरह के जो बायोगैस है उसमें इस प्रकार के इक्विपमेंट्स जो है वो लगे होते हैं, जैसे कि फ्यूल सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग से इन मटेरियल्स को, इन इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग प्रकार की एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। देन कुछ नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। तो सबसे पहले विंड एनर्जी का बात करते हैं। विंड एनर्जी जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का और जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, विंड एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सो विंड जो है टेक्निकली comes from the sun as a byproduct of difference in the temperature, यानी कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो एक जो टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से विंड की फॉर्मेशन होगी और उस विंड एनर्जी को हम विंड टर्बाइंस की मदद से एनर्जी की फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि विंड यानी कि हवा वहाँ जनरेट होगी जहाँ पर अनइवन हीटिंग रहती है एटमॉस्फेयर की, जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, वैलीज, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वहाँ पर विंड एनर्जी को इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है, विच इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ सन। देन हियर इज़ द विंड एनर्जी करंट स्टेटस, यानी कि विंड पावर हैज़ बीन यूज्ड इन सेल्स, विंड मिल्स में यूज़ किया जाता है, विंड पंप्स के लिए यूज़ किया जाता है विंड एनर्जी को, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए।
जनरली विंड एनर्जी को या विंड को आप कह सकते हैं, जिसे कि हवा को आप विंड टर्बाइंस की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। देन विंड फार्म्स जो है, यानी कि जहाँ पर विंड एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, वो चीप सोर्स हैं एनर्जी का, क्योंकि वहाँ पर कोल और कुछ गैस प्लांट्स को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, जो कि आपके जो लैंडस्केप है उसके विजुअल इफेक्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। देन ऑफशोर विंड फार्म्स, ऑफशोर विंड फार्म्स जो है वो एनर्जी को डिलीवर करने में मदद करेंगे विद द लेस फ्लक्चुएशंस और लेस विजुअल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि ऑफशोर विंड फार्म्स का जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही कम प्रभाव रहेगा। देन उनकी जो कॉस्ट है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात करें विंड फार्म्स में, जो ऑफशोर विंड फार्म्स रहते हैं तो वो ज़्यादा है। तो ऑफशोर विंड फार्म्स जो है करंटली 10% इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू 2021 डाटा, आउट ऑफ टोटल 830 GW ऑफ विंड कैपेसिटी इंस्टॉल्ड, 93% ऑन शोर सिस्टम से प्रोड्यूस की जाती है एनर्जी और 7% जो है वो ऑफ शोर फार्म से प्रोड्यूस की जाती है, ये जो कि विंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, यानी कि पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग 115 कंट्रीज़ में इस प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज किया जा रहा है। एंड देन ऑफशोर जो है वो अभी इतना इंक्रीज नहीं है, क्योंकि उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑन शोर विंड फार्म्स। देन 55% हायर देन दैट अचीव्ड इन 2020, यानी कि 2021 में जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन है जो विंड एनर्जी से प्रोड्यूस की गई है वो 273 है एज कम्पेयर टू 2020, यानी कि 55% ज़्यादा है 2021 में विंड एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया है। सो यहाँ पे कुछ डाटा बताया गया है कि कितना विंड एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। देन द विंड एनर्जी इन इंडिया जो है वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे ग्लोब में, जहाँ पर विंड इंस्टॉलेशन की गई हैं आफ्टर चाइना, यूएसए और जर्मनी। सो यहाँ पे कुछ ग्लोबल रिकॉर्ड्स को और रिपोर्ट्स को बताया गया है कि इंडिया में 1.4 GW ऑफ विंड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस की गई एज़ कम्पेयर टू 2021। सो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि कितना एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स और थ्रू द विंड पावर। देन 95% कमर्शियली एक्सप्लॉयट किया जा रहा है 7 स्टेट्स में। तो ये स्टेट्स हैं जहाँ पर विंड एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। देन विंड पावर जो है एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लीन और एक इंडिजिनियस सोर्स को के लिए, यानी कि बहुत ही क्लीन सोर्स है एनर्जी का। देन रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का है, सस्टेनेबल सोर्स है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो विंड एनर्जी के एडवांटेजेस है, और फास्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशन है, इकोनॉमिक है, और इसमें जो इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन है। देन चैलेंजेस क्या है विंड पावर एनर्जी के? लो पावर जनरेशन होती है, क्योंकि विंड की स्पीड हो सकता है कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, तो एक फ्लक्चुएटिंग सा सोर्स है एनर्जी का और लेस प्रॉफिटेबल है। देन लेस प्रेफर्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू सोलर एनर्जी, और विंड फार्म्स की वजह से जो आपका लोकल फौना है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर विंड टर्बाइंस की वजह से कुछ बर्ड्स की डेथ हो सकती हैं अगर वो उसके रोटेटिंग ब्लेड्स के साथ जो है वो टकरा जाए। तो इस प्रकार से कुछ मेजर चैलेंजेस भी हैं विंड एनर्जी के, ऑल्दो ये एक रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का और एक सस्टेनेबल सोर्स है। देन हियर आर सम अनदर न्यू एनर्जी सोर्सेज। तो हाइड्रोजन एनर्जी है, देन टाइडल एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द ओशियंस। तो वाई वी नीड न्यू एनर्जी सोर्सेज? क्योंकि ये सोर्स है
रिन्यूएबल सोर्स है और सस्टेनेबल सोर्स है एनर्जी का, इसमें कम से कम पॉल्यूशन का खतरा रहता है, वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट का लॉस नहीं होता, और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन भी कम होता है, लो कॉस्ट रहती है, क्रिएट्स मोर जॉब, रिन्यूएबल सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी है और डेमोक्रेटिक एनर्जी है, मींस इजीली एक्सेप्टेबल है एज अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। देन डिफरेंट टाइप्स के हैं न्यू एनर्जी सोर्सेज, जैसे कि बायोफ्यूल एज एनर्जी सोर्स, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड एज अ विंड एनर्जी। तो सम एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एज फॉलो। जनरली हाइड्रोजन एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी, पावर और हीट जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्रकार के फ्यूल सेल्स में भी जैसे हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। देन कार्स, हाउसेज पोर्टेबल पावर का सोर्स हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल लेवल पे और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस प्रकार के सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता है। सो बैकअप में हम इन सोर्स ऑफ एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स, रेल्स और शिप में। जैसे इन एनर्जी ऑफ सोर्सेज की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है और इन्हें हम फ्यूल सेल्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इनमें जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो भी कम रहता है। देन एप्लीकेशन ऑफ ओशियन एनर्जी एज सोर्स ऑफ एनर्जी आर, सी इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, यानी कि हमेशा जो पानी है वो मूव करता रहेगा। जो ओशियन एनर्जी है वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं और उस एनर्जी को हम एक स्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी ले सकते हैं पावर की जनरेशन के लिए। देन कार्बन फ्री और रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। देन एप्लीकेशंस ऑफ टाइडल एनर्जी कन्वर्जन, टाइडल एनर्जी से हम टाइडल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, यानी कि टाइड्स से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं और टाइडल एनर्जी जो है एक यूनिफॉर्म सोर्स है एनर्जी का। टाइडल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम्स में स्टोर किया जाता है और जिन्हें हम स्टोरेज डैम्स भी कहते हैं, और जो कि कैपेबल रहते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और किसी भी प्रकार के डैमेज को भी अवॉइड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू एनर्जी सोर्सेज एंड अबाउट द बायोगैस एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन यूनिट 4। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी ऑफ सोर्स के बारे में। थैंक यू एवरीवन।